चैप्टर का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में आज हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपलोड कर दिए हैं, तो उसको भी जाके देखिए। सारा चीज़ एकदम से क्रमबद्ध तरीके से डिटेल्स में बताया गया है, और साथ में हम लिखते हैं तो आप लोग भी लिखिए। चलिए, तो आज हम पढ़ना है, हमको गोलीय दर्पण के बारे में डिटेल्स पढ़ना है। तो चलिए हेडिंग देते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अभी देखिए गोलीय दर्पण होता क्या है। गोलीय दर्पण से ही मतलब ये निकल रहा है कि कुछ न कुछ इसमें कुछ गोलाकार टाइप चीज़ यूज हुआ होगा। ओके, तो ये देखना है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, गोलीय होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, अथवा इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह या तो अंदर की ओर या तो बाहर की ओर उभरा हुआ हो। तो देखिए कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो। वक्रित मतलब वही मुड़ा हुआ, बाहर की ओर वक्रित हो। अब देखिए, आपको पता है गोलीय दर्पण का 2 एग्जाम्पल होगा। एक ये वाला हो जाएगा, इसको देखिए आप, ये आप देख सकते हैं अवतल दर्पण को, और ये देखिए ये हो गया उत्तल दर्पण। तो आप लोग इसका देख सकते हैं कि इसका जो है परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित है, और इसका परावर्तक सतह देखिए बाहर की ओर वक्रित है। तो यही लिखा हुआ है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर, मतलब कि अंदर की ओर या बाहर की ओर, या कि बाहर की ओर उभरा हुआ है, अर्थात वक्रित है। तो ये हो गया मेरा दर्पण का, गोलीय दर्पण का डिफिनीशन फिगर के साथ। अब देखिए गोलीय दर्पण होता है कितना प्रकार का। तो गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार का हो जाएगा, 2 प्रकार का। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का लिखिए। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो एक में हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, जिसको कनकेव मिरर कहा जाता है इंग्लिश में, और दूसरा लिख लीजिए उत्तल दर्पण। 2 नंबर में क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में, डिटेल से पढ़ना है। तो लिखिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में लिखिए, इसका डिफिनेशन पूरा लिख लीजिए कि अब देखिए अवतल दर्पण का क्या होता है, परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित था। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित हो, क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। आप फिगर में देख लीजिए, ये क्या हो गया, ये मेरा अवतल दर्पण हो गया। इसको ध्रुव कहा जाता है ना। ये मेरा किसका इमेज हो गया, अवतल दर्पण का इमेज हो गया। अब देखिए अवतल दर्पण का यूज कहाँ होगा, अवतल दर्पण का क्या देखना है, यूज। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग।
अवतल दर्पण का प्रयोग देखिए। पहला तो ये देख लीजिए कि जो गाड़ी का हेडलाइट होता है ना, उसमें होता है। यदि गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण लगाते हैं तो वो लंबी दूरी तक जो समानांतर प्रकाश की किरण होती है उसको भेजने में सक्षम हो पाता है, और इस वजह से क्या होता है कि गाड़ी का हेडलाइट लंबे दूर तक उसका जो है ना रोशनी जाती है। तो देखिए गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट में चलिए ये हेडलाइट में हो गया। और दूसरा देखिएगा जो सौर कुकर होता है, धूप में रख के चार्ज हो जाता है जो कुकर, फिर उससे खाना बनता है, तो उसमें भी इसका यूज होता है, सौर कुकर में। दूसरा किसमें हो गया, सौर कुकर में। अब तीसरा देखिएगा कि जो सेविंग मिरर होता है, अर्थात जो नाई जो बार बार जो दाढ़ी सब सेव करने के लिए बड़ा बड़ा मिरर यूज करता है, तो इसमें यूज होता है। लिखिए मिरर के रूप में, सेविंग मिरर लिख लीजिए, सेविंग मिरर के रूप में, सेविंग मिरर के रूप में। और एक और लिख लीजिए, जैसे कि दांत वाला डॉक्टर होता है, तो वो दांत वाला डॉक्टर क्या करेगा कि उत्तल दर्पण का जो हेड वो यहाँ पे जो लाइट लगा के मुंह की ओर झांकता है ना, तो उसमें जो यूज करता है ना, वो उसी का यूज करता है कि डॉक्टर मरीज को देखने के लिए, दंत डॉक्टर, दंत लिख लेते हैं, दंत चिकित्सक, दंत चिकित्सक मरीज को देखने के लिए, मरीज को ये हो गया आपको अवतल दर्पण का प्रयोग हो गया, ठीक है ना। अब हमको देखना है कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं अवतल दर्पण में, उसके बारे में अब देखिए। अब दर्पण से संबंधित कुछ और चीज़ों को जान लीजिए। दर्पण से संबंधित, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मान चलिए कि एक ये मेरा दर्पण हो गया, ये मेरा क्या होगा, इसको बोला जाता है P, और ये इसको कहा जाता है F, और ये हो गया C। इसको हम क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि दर्पण एक ओर से क्या रहता है, पेंट किया हुआ रहता है ना। तो ये मेरा पूरा दर्पण, एक मेरा दर्पण AB मेरा दर्पण हो गया, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे जो ये P पोल क्या होता है, इसको P को पोल कहा जाता है ना। चलिए तो एक नंबर में देखिए ध्रुव, और इसमें देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी होता है, इसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है, और इस दूरी को स्मॉल f से डिनोट किया जाता है, ठीक। अब देखिए कि ध्रुव क्या होता है, पोल जिसको कहा जाता है, P से सूचित किया जाता है इसको। तो ध्रुव ये होता है कि दर्पण के परावर्तक सतह का जो केंद्र बिंदु होता है, ये मेरा परावर्तक सतह, ये पूरा AB मेरा क्या हो गया, परावर्तक सतह, और इसका जो मिड पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है, उसको ध्रुव कहा जाता है। तो लिखिए परावर्तक सतह का गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में परावर्तक सतह के केंद्र बिंदु को, परावर्तक सतह के केंद्र बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण में परावर्तक सतह के केंद्र बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। अब दूसरा डेफिनेशन लिख लीजिए कि आप लिख लीजिए C का, C जिसको कहा जाता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। देखिए वक्रता केंद्र, और इसको सूचित करते हैं C से। देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है कि जो मेरा मिरर है, ये तो बहुत बड़ा गोला का एक पार्ट होता है। ये क्या है, मान चलिए कि इतना बड़ा, ये क्या है, इतना बड़ा ये खोखला गोला है। तो इसमें ये लिखना है कि मेरा जो दर्पण है, परावर्तक सतह जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या बोले, ये जो मेरा परावर्तक सतह है ना, तो ये जो मेरा परावर्तक सतह जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, इसी का केंद्र वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो इसी का पूरा गोलाकार ये केंद्र है, सेंटर है। तो ये लिखना है कि परावर्तक सतह
परावर्तक सतह जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो ये हो गया वक्रता केंद्र का डिफिनेशन हो गया। चलिए तीसरा में लिखिए। तीसरा में लिखना कि वक्रता त्रिज्या, तो P से लेकर C तक का दूरी क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या, रेडियस इसको कहा जाता है, R से सूचित करते हैं। तो क्या लिखना है? वक्रता त्रिज्या, R से सूचित करते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो लिखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का दूरी क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, है ना। ये उसको वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमको देखना है कि ये डिस्टेंस है ना, इसको कहा जाता है अपार्चर, मतलब इसको हिंदी में किया जाता है द्वारक। ये यहाँ से यहाँ तक, तो द्वारक किसको बोलेंगे? तो परावर्तक सतह का जो देखिए कुल चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। अब इसको ऊपर में मिटा के लिखना है हमको। चलिए इधर हो गया, सबको छाप लीजिए आप लोग भी। ऊपर में क्या लिखना है कि द्वारक, 4 नंबर पे दे दीजिए द्वारक, जिसको इंग्लिश में अपार्चर कहा जाता है। तो परावर्तक सतह का कुल चौड़ाई को, परावर्तक सतह की चौड़ाई को, परावर्तक सतह की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। यह हो गया। अब देखिए कि फोकस क्या होता है। फोकस, अब देखिए यदि कोई रेखा, जो भी लाइन, जो भी किरण समांतर आएगी ना, और वो प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वो इसका क्या हो जाएगा? तो फोकस हो जाएगा। तो लिखिए फोकस बिंदु, वहाँ पे लिखना है कि फोकस बिंदु। फोकस बिंदु जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फोकल पॉइंट कहा जाता है। तो अब लिखिए कि प्रधान अक्ष के समानांतर, इसको कहा जाता है प्रधान अक्ष। इसका भी डिफिनेशन लिखना है कि प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरण, लिखिए कि प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरण, प्रधान अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरण कब? तो परावर्तन के बाद, टकराने के बाद ना, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, तो प्रधान अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। तो ये हो गया फोकस बिंदु का। तो ये क्या हुआ कि प्रधान अक्ष के समांतर ये लाइन है, और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जहाँ पे काटा, मतलब यहाँ काटा, तो ये क्या हो गया? फोकस बिंदु हो गया। अब इसमें एक होता है कि फोकस दूरी। तो अब देखिए फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच का जो दूरी होगा वह फोकस दूरी कहलाएगा। तो नेक्स्ट लिखना है 6 नंबर पे, देखिए फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या हो जाएगा कि फोकस बिंदु और ध्रुव, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच का दूरी, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच का दूरी क्या कहलाएगा? फोकस दूरी कहलाएगा। तो ये जो मेरा P और F हो गया,
पी और एफ क्या हो गया, मेरा फोकस दूरी हो गया। सी पी क्या हो गया, इसको कहा जाता था वक्रता त्रिज्या। तो इससे रिलेटेड ये सारा डिफिनेशन हो गया। एक डिफिनेशन और मेरा बाकी है, वो मेरा है प्रधान अक्ष। किसका है, प्रधान अक्ष। तो अब देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं, ध्रुव के डिफिनेशन को मिटा देते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको उतार लीजिएगा वीडियो रोक के। चलिए इसको नीचे वाला मिटा देते हैं। अब 7 नंबर पे हो जाएगा, 7 नंबर पे हो जाएगा कौन चीज़, प्रधान अक्ष। प्रधान या इसी को मुख अक्ष कहा जाता है, प्रधान अक्ष या मुझे इसको प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा। वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए कि गोलीय दर्पण में प्रधान गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। ओके, तो ये हो गया इससे रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टर्म था, जो चीज़ें था, हमने इसको बता दिया। अब देखना है कि अवतल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तब नेक्स्ट रीडिंग देना है कि अवतल दर्पण में, समय हो गया ऑफिस का, अब जाते हैं नेक्स्ट पढ़ाएंगे अवतल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब का बनता है। अब देखिए प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरणें का प्रतिच्छेद होना अनिवार्य है। चलिए तो पहला पॉइंट ये लिखिए, पहला ये है कि यदि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित होगी तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। तो चलिए लिखिए, फोटो ये पहले देख लीजिए। ये हो गया अवतल दर्पण में पहला हम पॉइंट ये मान चलिए मेरा फोकस है, ये मेरा सी है। यदि कोई भी लाइन यदि इसके पैरेलल आएगी तो ये फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। ये तो हो गया उत्तल दर्पण। अच्छा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या होगा, गुजरती हुई प्रतीत होगी। इसमें इस तरफ रहेगा एफ, इस तरफ रहेगा सी। यदि ये इस तरह से आई, ये इधर मिला दीजिए और ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये गया तो यहाँ पर आपका यदि नॉर्मल इसको मान दीजिए, मेरा क्या हो गया, यहाँ पे इस पर नॉर्मल हो गया, मतलब ये विलम्ब हो गया। तो यहाँ हो गया आई, यहाँ हो गया आर। और इसमें भी देखिएगा तो यहाँ सीधा केंद्र पे कीजिए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा आई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये होगा कि जो भी रेखाएं, जो भी किरण प्रधान अक्ष के समांतर आएगी वो परावर्तन के बाद फोकस से होके गुजर जाएगी। तो पहला हमको एक ये मिला, यदि कोई भी किरण जो मुख अक्ष के समांतर आती है वो फोकस से होकर गुजर जाती है, वो फोकस से होकर गुजर जाती है। ये जो है फोकस से होकर गुजर जाती है। ओके, तो पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा में ये लिखना है, यदि देखिए कि यदि जो भी पैरेलल आई, इसके समांतर आई तो फोकस से गुजर गई, और जो फोकस से जाएगी वो परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी। इसका फोटो ये देख लीजिए, ये हो गया। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, मिरर हो गया, ये पोल हो गया। यदि कोई ये एफ हो गया और ये सी हो गया। यदि कोई किरण फोकस से जाएगी तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो इसमें ये चीज़ लिखिए, यदि कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है, यदि कोई फोकस से गुजरेगा तो परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगा। समांतर आती है तो वो ये होगा परावर्तन के बाद। तो ये बात लिखिए कि जो किरण फोकस से गुजरेगी
जो किरण फोकस से गुजरेगी, जो किरण फोकस से गुजरेगी वो परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख अक्ष के समांतर हो तो मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। अब तीसरा ये लिखना है कि जो सी से गुजरेगा, मतलब वक्रता केंद्र से गुजरेगा, वो उसी रास्ते में लौट जाती है। मतलब वो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा अभिलंब के जैसे काम करती है। एक बार एक फिगर बना लीजिए। ये P हो गया, ये आपका F हो गया, ये C हो गया। यदि कोई भी रेखा C से गुजरेगी तो ये इसी पाथ में क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, इसी पाथ में रिटर्न हो जाएगा। तो क्या, जैसे यहाँ से गुजरेगी तो इसी पाथ में रिटर्न हो जाएगा, मतलब सेम रास्ता में रिटर्न हो जाएगा यदि कोई रेखा C से गुजरता है। तो ये बात यहाँ लिख लीजिए कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा उसी रास्ते में परावर्तित हो जाती है। वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण दे दीजिए। वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण उसी पथ में परावर्तित हो जाएगा, उसी पथ में परावर्तित हो जाती है। ये जिस पथ से गया उसी पथ में क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो यही तीन को हमको लेके चलेंगे तो हमको सारा का सारा प्रतिबिंब का जो लोकेशन है, कहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो रेखाओं का, दो परावर्तित किरण का प्रतिच्छेद होना अनिवार्य है। तो चलिए हम देखते हैं कि अवतल दर्पण किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए हम सबसे पहले वस्तु को रखेंगे। इसमें ना सामान्यतः 6 जगह पर वस्तु को रखा जाता है, 6 जगह पे रखेंगे और देखेंगे किसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और बाद में फिर इसका एक ट्रिक जानेंगे याद करने की। अवतल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, वस्तु को कहाँ कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, साथ ही साथ हम प्रतिबिंब का जो क्या आकार बनेगा, प्रतिबिंब का क्या प्रकृति होगा, उल्टा होगा या सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा, इन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। और इसका हम एक अंतिम में शॉर्टकट भी जानेंगे तो किस प्रकार से होता है। तो चलिए पहला नंबर पर हम रखते हैं, पहला नंबर के हम पे जो है ना, हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं। तो चलिए पहले हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दीजिए अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ओके, तो पहला नंबर पर हमको देखना है कि यदि वस्तु अनंत पे, पहली बार हम कहाँ पे रखते हैं, अनंत पे रखते हैं। यदि वस्तु अनंत पे हो, यदि वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। तो चलिए इसका हम फोटो बनाते हैं। तो ये मेरा हो गया अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण हो गया, ये मेरा हो गया अवतल दर्पण। ओके, और ये हो गया मेरा प्रधान अक्ष। इसको क्या कहा जाएगा, इसको पोल कहा जाता है, पोल मतलब ध्रुव कहा जाता है। और ये हो गया मेरा एफ मतलब फोकस हो गया। ये सी को वक्रता केंद्र कहा जाता है। यदि मान चलिए कोई मेरा वस्तु अनंत पे रखा हुआ है तो इससे किरण आएगी, इससे समांतर किरण निकलेगी, है ना। अब देखिए ये जो किरण है प्रधान अक्ष के समांतर, हम बताए थे कि जो किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। तो ये किससे गुजर जाएगी, तो ये फोकस से गुजर जाएगी। ये अब ये भी देखिए प्रधान अक्ष के समांतर ये गई है और परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगी। और ये भी बताए थे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरण का, कम से कम दो परावर्तित किरण का प्रतिच्छेदन होना अनिवार्य है। तो पहला तो ये पैरेलल वाला ये हो गया, और दूसरा जो वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो ये वक्रता केंद्र में क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। और हम बताए थे कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी वो किरण
परावर्तन के बाद पुनः उसी रास्ते में रिटर्न हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो ये जो मेरा किरण सी से होकर गुजरेगा वो परावर्तन के बाद रिटर्न हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, ये जो परावर्तन के बाद ये इधर से गुजरा है, फिर ये इधर से गुजरा है, तो ये देखिए सी वाला लाइन ये इसको यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, तो फोकस पे बन गया। तो अब देखिए कि कहाँ बना इसका प्रतिबिंब, तो पहला एरो देख लीजिए कि प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब फोकस पे बना। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। किस पे बनता है, फोकस पर। दूसरा इसका साइज देखना है, तो इसका साइज क्या है, बहुत बहुत छोटा। इसका साइज क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और वास्तविक उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक रूप से काटा है ये। जो भी वास्तविक होता है, जो भी वास्तविक रहेगा उसमें उल्टा लगेगा ही लगेगा। तो क्या हो जाएगा ये, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ओके। अब दूसरा कंडीशन देखिए कि जब वस्तु, अब देखिए तो अनंत था, अब क्या करते हैं कि अनंत और सी के बीच रखिए। मेरा वस्तु अनंत से था, अब अनंत और सी के बीच रखते हैं। तो वस्तु को हमेशा सीधा रखा जाता है। दर्पण के सामने जब हम लोग खड़े रहते हैं तो सीधा खड़े होते, पैर नीचे और सर ऊपर रहता, मतलब सीधे खड़े रहते हैं। और वस्तु को हमेशा ये जो प्रधान अक्ष पे ही रखा जाता है। तो चलिए दूसरा नंबर पे लिखिए, यदि वस्तु अनंत और सी के बीच है, मतलब अनंत तथा सी मतलब वक्रता केंद्र सी तथा अनंत और सी के बीच स्थित हो। अब देखिए पहले तो हम इसका एक डायग्राम बना लेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, तो ये हो गया मेरा अवतल दर्पण हो गया। ये मेरा प्रधान अक्ष हमने खींच लिया। और यहाँ पे पी मतलब पोल होता है, यहाँ पे फोकस होता है, और यहाँ पे सी बोले तो वक्रता केंद्र होता है। अब देखिए यदि हमने वस्तु को ए बी, कोई मेरा वस्तु है ए हो गया और बी हो गया, इसको कहाँ रखे हैं, ये सी हो गया। और इधर का जो डिस्टेंस है ना, मतलब कि इधर सी से इधर वाले बुक को हम अनंत कहा जाता है, सी और अनंत के बीच में है। तो चलिए दो किरण प्रतिबिंब बनने के लिए हमको दो परावर्तित किरण का कटान बिंदु चाहिए, मतलब प्रतिच्छेदन बिंदु चाहिए। तो पहला तो एक इसके पैरेलल जाएगी, और पैरेलल के बाद किससे गुजरेगी, तो पैरेलल के बाद फोकस से होकर गुजरेगा, ये हमने पहले बता दिया है। और दूसरा किससे गुजरेगा, सी से। तो चलिए सी से गुजरने दीजिए। तो जो ये देखिए सी से गुजार दी। अब पता है कि जो सी से गुजरेगी पुनः वो उसी रास्ते में रिटर्न हो जाता है। तो अब देखिए ये जो दो किरण है, एक जो मेरा पैरेलल वाला किरण था, दूसरा मेरा सी से गुजरने वाला किरण था। तो परावर्तन के बाद एक दूसरे को कहाँ पे काटा है, ये देखिए इसका परावर्तन यहाँ हुआ, इसका परावर्तन यहाँ। तो ये दोनों का परावर्तन बिंदु यहाँ पे काटा है। परावर्तन के बाद दोनों को इस बिंदु पे काटा गया। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, यदि ए बी था, इसको मान देते हैं ए डैश और बी डैश। तो ये देखिए वस्तु सीधा रखा हुआ था, इसका प्रतिबिंब कैसे बना है, टेढ़ा, टेढ़ा नहीं बल्कि उल्टा बना है। इसका साइज देखिए इससे छोटा है। वास्तविक तो है ही है, क्योंकि दर्पण के जो सामने बनता है वो वास्तविक रूप से होता है, क्योंकि वास्तविक रूप से एक दूसरे को काटा है। तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बना है, उल्टा बना है, और वस्तु से क्या है, छोटा है। और किसके किसके बीच बना है, सी और एफ के बीच बना है। तो अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच, सी और एफ के बीच बन गया। अब दूसरा एरो देख लिखना है कि ये वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। तो वास्तविक उल्टा तो इसमें होगा ही, वास्तविक तथा उल्टा। और साइज में इसका क्या है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ऊपर वाला क्या था, वस्तु से बहुत बहुत छोटा है। ओके। अब हमको तीसरा में देखना है कि तीसरा देखने के लिए चलिए इधर आपको दिखाई दे रहा होगा तीसरा, इसी को मिटा के हम तीसरा भी करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं तीसरा, 3 नंबर का तीसरा देखिए। अब देखिए अनंत और सी के बीच कर दिए। अब देखना है कि जब हम वस्तु को सी पे रखते हैं, कि जब सी पर हो, सी का मतलब पता है कि सी का मतलब वक्रता केंद्र होता है। तो जब वस्तु सी पे रखा हो तो पहले एक डायग्राम बनाइए। एक मेरा ये इस तरह से डायग्राम बन गया, कौन सा,
अवतल दर्पण का ये मेरा क्या बन गया, तो डायग्राम बन गया। अब ये प्रधान अक्ष हो गया, पी हो गया, एफ हो गया और ये सी हो गया। जब कोई मेरा ए बी वस्तु सी पे रखा होगा तो दो किरण निकलेगा। पहला तो ये प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा और एफ से गुजरेगा, ये मेरा एक निकाल दिए। और दूसरा देखिए सी से जाएगा। अब सी से किसे जाएगा, अब तो ये सी पे वस्तु तो सी से गुजरने का कोई चांस ही नहीं, तो पहला हम क्या किए, इससे गुजार दिए। और दूसरा हमको पता है ना कि एक मेरा किरण एफ से जाके समांतर हो जाती है। हमको दो किरण को काटना है तो किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से हमको दो किरण को परावर्तित करके काटा देना है। तो दूसरा एफ से निकालिए, दूसरा किससे जाएगा, मेरा दूसरा एफ से जाएगा और एफ से जाने के बाद ये यहाँ कट जाएगा। तो अब देखिए इसका जो इमेज का फॉर्मेशन है, जैसे ये ए है, बी है, तो ये हो गया ए डैश और बी डैश, ये हो गया ए डैश बी डैश। तो इसका जो इमेज है ना, वस्तु के इमेज के बराबर ही बनता है। तो इसमें ये लिखना है कि वस्तु का फोकस कहाँ बना। तो अब देखिए वस्तु मेरा सी पर, ए बी वस्तु मेरा सी पे रखा हुआ है, तो इसका इमेज सी पर ही बना, ए डैश बी डैश। और वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज दोनों बराबर ही है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट में तो इमेज कहाँ बना, तो प्रतिबिंब सी पर ही, प्रतिबिंब सी पर बना। दूसरा लिखिए कि वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर, मतलब दोनों का आकार क्या है, बराबर है। और तीसरा तो पॉइंट होगा ये वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, तो हम सी पे रख दिए। अब मेरा कौन सा पॉइंट बचा, एक बार सी और एफ के बीच रखेंगे। तो 4 नंबर पे देखिए, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो। ठीक है, अब देखिए ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया, ये मेरा P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। अब वस्तु को कहाँ रखे, C और F के बीच रखे। तो वस्तु से क्या निकलेगा, दो किरण को निकालना है। पहला एक समांतर जाएगी और F से गुजर जाएगी, और दूसरा अब देखिए C से तो ये है, तो हम इस F से निकाल देते हैं। किसे निकाल देते हैं, उसको हम एक F से ही निकाल, चलिए F से निकाल दीजिए, F से निकाल दिए, F से निकाल दिए ना। और F से निकालने के बाद इसको मिलाइए आप, यहीं काट दिया, मतलब इसको यहाँ नहीं काटना चाहिए था, थोड़ा दूर जा काटना चाहिए था। चलिए इसको सी से गुजार दीजिए सीधा। इसका फिर से फोटो बनाइए। चलिए अब जो चौथा नंबर देखिए, ये तो 1 2 देखिए 1 2 3 एक नंबर पे रखे हम, किस पे, अनंत पे रखे। दूसरा नंबर पे अनंत और सी के बीच रखे। और तीसरा नंबर पे हम क्या किए, वस्तु को सी पे रखे, तो उसका प्रतिबिंब सी पे ही बना। अब चलिए 3 को और बच गया, उसको भी देखते हैं। अब देखिए 4 नंबर पे क्या देंगे, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो। जब वस्तु सी तथा एफ के बीच। अब देखिए एक मेरा क्या बनेगा, सबसे पहले हम एक दर्पण बना लिए। ये मेरा कौन सा दर्पण हो गया, तो ये मेरा उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, तो ये मेरा P हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा F, यहाँ पे क्या हो जाएगा C। तो हमने वस्तु को कहाँ रखा है, हमने यहाँ रखा है। जैसे दो किरण, पहला तो एक इसके समांतर जाके F से गुजर जाएगी, और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, इससे F से भी करके कर सकते हैं। F से सीधा यहाँ आएगी और फिर यहाँ जाएगी। तो इसको पहला तो मेरा समांतर जा गई और F से गुजर गई, और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा,
तो दूसरा मेरा एफ से गुजारिए, एफ से गुजारने के बाद ये क्या होता है, इसके पैरेलल हो जाता है। और साला यही वाला फिगर मिस्टेक होता है। जब मेरा सी और एफ के बीच मौजूद हो। ये उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे सी हो गया। यदि मेरा वस्तु इसके और इसके बीच मौजूद होता है तो पहला तो एक इससे जाएगा, समांतर जाएगा, और एक एफ से निकल जाएगा, और दूसरा मेरा जो प्रतिबिंब सी से जाएगा। तो चलिए सी से जाने दीजिए, इसको दर्पण को थोड़ा और बड़ा कर दीजिए। दूसरा मेरा किससे जाएगा, तो ये सी से जाएगा। अब देखिए सी से जो जाएगा एफ से गुजारिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एक हम इमेज जनरेट कर लेंगे। तो चलिए हम पहले इसका एक इमेज बनाते हैं। ये मेरा हो गया प्रधान अक्ष, ये मेरा हो गया पी, और यहाँ पर हो गया एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, कोई वस्तु है। अब
तो जब वस्तु सी और एफ के बीच है, मान लीजिए कि ये मेरा ए और बी क्या है, वस्तु है, ठीक है। तो इससे एक किरण ये निकला तो परावर्तन के बाद किससे गुजर गई, तो फोकस से गुजर के ये इधर आ गई। और दूसरा मेरा सी से गुजरा तो सी से यदि दर्पण पे पड़ा तो इसी दिशा में क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद मतलब परावर्तन होने के बाद दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटा, तो ये जो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। यदि ए बी है तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश। तो ए बी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पे बना ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बना। तो ये भी क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, तो यदि सी और एफ के बीच था तो सी और अनंत के बीच, ये तो सी हो गया और सी से आगे है ना, तो इधर के डिस्टेंस को अनंत कहा जाता है, इधर के डिस्टेंस को अनंत कहा जाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी तथा प्रतिबिंब सी तथा अनंत के बीच, सी तथा अनंत के बीच। वस्तु से क्या बना है, बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा। और अगला चीज़ क्या देखना है कि वास्तविक और उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर, 5वां नंबर दीजिए, जब वस्तु अनंत पे हो, यानी जब वस्तु फोकस पे हो। यहाँ बना दिए ना, वस्तु को फोकस पे रखना है। जब वस्तु फोकस पर हो, चलिए फिर इमेज बना लीजिए। ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे एफ दे दिए, यहाँ पे सी हो गया। जब यहाँ रहेगा 2 किरण निकालिए तो पहला तो इसके समांतर जाके एफ से गुजर जाएगा और दूसरा मेरा किससे गुजर जाएगा, तो सी थोड़ा और इधर आएगा, यहाँ पे सी दे दिए, दूसरा मेरा सी से गुजर जाएगा। अब ये देखिए सी से गुजर गया, अब इससे जो गुजरेगी इससे सेम रास्ता में क्या हो जाएगा, तो परावर्तित हो जाएगा। अब ये दोनों जो है ना अनंत पे जाके, अनंत मतलब बहुत दूर जाके मिलेगी, और वस्तु का जो साइज जो रहेगा ना, अब देखिए इसको बढ़ाइए ना, क्या हो जाएगा, बहुत दूर जाके मिलेगी, और वस्तु का साइज क्या रहेगा, बहुत बहुत बड़ा बनेगा। तो इसमें लिखिए कि अब वो जब फोकस पे रहेगा तो कहाँ बनेगा, अनंत पे, तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। अब मेरा मात्र एक जगह बन गया, और वो जगह कौन था, एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच अब रखते हैं। चलिए 6 नंबर देखिए कि जब वस्तु पी मतलब ध्रुव तथा फोकस के बीच हो। चलिए पहले इसका एक डायग्राम बना लीजिए, उसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। चलिए तो इसके लिए एक डायग्राम देखिए, जैसे ये हो गया मेरा फोकस, सॉरी ये मेरा हो गया मिरर, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा मिरर हो गया। यहाँ पे P है, यहाँ पे F है, यहाँ पे C है। यदि कोई मेरा वस्तु यहाँ रहेगा, यदि यहाँ पे रख दिए वस्तु, तो एक यहीं से जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो समानांतर किरण निकल गई, और ये क्या हो जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा, और दूसरा किससे जाएगा, C से गुजरेगा। अब देखिए ये दोनों पीछे में जाके काल्पनिक रूप से मिलेगा, कहाँ जाएगा, पीछे में ये काल्पनिक रूप से मिलेगा। ये हो गया, यदि मेरा ए बी वस्तु है तो इसका फोटो क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश बन जाएगा, क्योंकि आगे इसको कितना ही बढ़ाइएगा ना, ये देखिए ना, ये आगे कितना ही बढ़ाएगी, ये फैल ही रहेगा, दूसरे से दूर ही जाएगा, नज़दीक कभी नहीं जाएगा। और इसीलिए इसको काल्पनिक रूप से मिला के पीछे में इसका प्रतिबिंब बनाया जाता है। जिस प्रकार से हम लोगों का प्रतिबिंब नाई के यहाँ जो बनता है ना, जो मतलब कि शेविंग करने वाले नाई है, उसके यहाँ मेरा प्रतिबिंब इसी प्रकार से बनता है। हम लोग अवतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, हम लोग का प्रतिबिंब उससे पीछे बनता है और हम लोग से थोड़ा बड़ा बनता है। तो यही सिचुएशन में होता है, और हम लोग कहाँ फोकस और पोल के बीच खड़ा होता है। तो चलिए इसमें क्या होगा कि प्रतिबिंब का जो, यह प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है।
और दूसरा में ये देखिए कि ये वास्तविक नहीं है, इसको काल्पनिक रूप से डॉट लेने से मिलाया गया है। ये क्या हो जाएगा? काल्पनिक। ये क्या हो जाएगा? काल्पनिक तथा सीधा। क्योंकि उस सब में क्या था? वास्तविक और उल्टा था। इसमें क्या हो जाएगा? काल्पनिक तथा सीधा। क्योंकि इस सब में जो भी बना था वो प्रधान अक्ष के नीचे बना था ना, इसमें प्रधान अक्ष के ऊपर बना, मतलब मेरा इमेज क्या है? सीधा है। और तीसरा नोट लिख दीजिएगा कि वस्तु से क्या बना है? बड़ा। वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बना। तो ये मेरा अवतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब था। तो अब ये इसका मैं एक टेक्निक देते, याद करने का एक टेक्निक लगाइए, सारा का सारा छो याद हो जाएगा। चलिए एक डायग्राम हम बनाते हैं, देखिए एक हम चार्ट बनाते हैं, उसमें लिखते हैं। चलिए इसमें कंडीशन था ना कि पहला था कि वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, और एक में लिखिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। पहला में देखिए कि जब वस्तु मेरा है, अब देखिए इसमें ये एक चीज़ इसमें हमेशा दिमाग में रखिए, यदि फोकस का उल्टा हमेशा क्या होगा? अनंत। फोकस का उल्टा क्या होता है? अनंत। और अनंत का उल्टा क्या हो जाएगा? फोकस। कहने का मतलब ये है कि यदि कहीं पाएगा फोकस पे तो उसका इमेज का जो स्थान होगा, प्रतिबिंब का स्थान हो जाएगा, वो अनंत हो जाएगा। यदि मेरा वस्तु बोलेगा अनंत तो कहीं भी आएगा अनंत, जहाँ पे भी आएगा अनंत तो समझ जाना उसका फोटो कहाँ बनेगा? तो फोकस पे बनेगा। तो ये एक दूसरे के उल्टा होता है। यदि रहेगा फोकस, यदि वस्तु रहेगा फोकस तो समझ जाना अनंत, यदि रहेगा अनंत तो समझ जाना फोकस। और मेरा जहाँ पे सी रहेगा तो सी का हमेशा क्या होता है? सी ही होता है। तो इसी कंडीशन में देखिए, इसी से हम याद करते हैं, यदि मेरा कोई वस्तु रखा हुआ है एफ पे, कहाँ वस्तु है? एफ पे, तो एफ का उल्टा क्या होता है? अनंत। तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? अनंत पे। यदि मेरा वस्तु एफ और सी के बीच है तो क्या बताए थे कि एफ का उल्टा क्या हो जाता है? अनंत। तो अनंत तथा किसके बीच हो जाएगा? सी का बताए थे ना, सी का हमेशा सी ही होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो अनंत तथा सी के बीच बन जाएगा। यदि मेरा कोई वस्तु बोलेगा कि सी पर है तो इसका फोटो कहाँ बनेगा? तो सी का सी पे ही बनता है, इसका इमेज कहाँ बनेगा? सी पे ही बनेगा। यदि मान चलिए कि बोल दिया यदि मेरा वस्तु है सी तथा एफ के बीच में मौजूद है मेरा वस्तु, तो कहाँ बनेगा? तो सी का तो सी ही बताए थे, सेंटर का सेंटर पे ही बनता है, तथा एफ का उल्टा क्या बनाए थे कि अनंत। तो एफ का कहाँ बनेगा? अनंत पे। यदि एक और देख लीजिए, यदि मेरा मान चलिए वस्तु कहाँ सी पे रख दिए, सी और एफ के बीच रख दिए, एफ और सी के बीच रख दिए, यदि मेरा कोई वस्तु अनंत पे रखा हुआ तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो बताए हैं कि अनंत का उल्टा क्या होता है? एफ। तो अनंत पे रहेगा तो कहाँ बनेगा? एफ पे। तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि एफ और अनंत एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। यदि एफ रहेगा तो अनंत हो जाएगा, यदि अनंत रहेगा, यदि वस्तु अनंत पे रहेगा तो उसका एफ पे बन जाएगा। सी का हमेशा सी ही होता है, जैसे एफ और सी के बीच मौजूद है तो एफ का उल्टा क्या हो गया? अनंत, और सी का सी ये हो गया, मतलब क्या? अनंत और सी के बीच इसका इमेज बना। जैसे सी पे है तो इसका सी हो जाएगा, सी और एफ के बीच है तो सी तो हमेशा सी ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा, और एफ का उल्टा क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, अनंत का उल्टा एफ हो जाएगा। तो ये याद करने का इसका शॉर्टकट तरीका था। तो अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण में कहाँ प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के बारे में देख लेते, क्या देख लेंगे? उत्तल दर्पण के बारे में देख लेंगे। चलिए अब दूसरा नंबर पे क्या हो जाएगा मेरा? उत्तल दर्पण। इसको क्या कहा जाता है? इसमें कन्वेक्स मिरर कहा जाता है, कन्वेक्स मिरर। अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित हो, वैसा दर्पण। लिखिए इसका डिफिनेशन, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित हो। वक्रित मतलब उभरा हुआ हो, बाहर की ओर वक्रित हो। ठीक, तो ये तो आप लोग को पता ही होगा ये किसका इमेज हो गया? ये मेरा उत्तल दर्पण का इमेज हो गया। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है? सी होता है, यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे पी होगा। ये मेरा है प्रधान अक्ष। ओके, अब देखिए इसमें प्रतिबिंब, इसका प्रयोग देख लीजिए।
प्रयोग, पहला उपयोग देख लीजिए, प्रयोग नहीं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। पहला तो आपके पता होगा कि जो फर्स्ट मिरर की मतलब कि जो जहाँ पे ड्राइवर बैठता है ना उसके बगल में जो छोटा सा मिरर लगा रहता है, वही जैसे मोटरसाइकिल में भी जो मिरर लगा रहता है, मतलब कि पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए इसको कहा जाता है फर्स्ट मिरर के रूप में, है ना, या साइड मिरर, साइड दर्पण के रूप में, साइड दर्पण के रूप में। कहा है कि उसमें जो बड़ा बड़ा कार का, बड़ा बड़ा ट्रक का भी फोटो पूरा का पूरा दर्पण में समाहित हो जाता है, मतलब उसी में छोटके में बड़ा बड़ा ट्रक का भी फोटो बन जाता है। इसे पता चल जाता है कि पीछे में कौन सा गाड़ी आ रहा है। और दूसरा इसका प्रयोग देख लीजिए कि ये जो तीक्ष्ण मोड़ है, जैसे मान चलिए ये मेरा मोड़ है, ये मोड़ है, यहाँ पे बिल्डिंग सब बना हुआ है। अब जो इधर से जो गाड़ी जा रहा है इसको तो ये वाला दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसी में क्या होता है, यहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांस बना रहता है। और इस वजह से क्या किया सरकार ने, यहाँ पे क्या कर देता है कि बड़ा सा एक मिरर लगा देता है, यहाँ पे बड़ा सा मिरर लगा देता है, जिससे इधर से जो गाड़ी आ रहा होता है इसका फ़ोटो इसमें बन जाता है और ये देख लेता है, और इसका भी फ़ोटो इसमें बन जाता है और ये देख लेता है। तो यहाँ पे जो बड़ा सा मिरर लगा देता है ना, तो दोनों ड्राइवर एक दूसरे को देख लेता है, उसको भी पता चल जाता है कि इधर से गाड़ी आ रहा है और इसको भी पता चल जाता है कि इधर से गाड़ी आ रहा है, तो दोनों अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लेता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे तीक्ष्ण मोड़ रहेगा ना, उस पर तीक्ष्ण मोड़ पर। और तीसरा इसका उपयोग लिखना है, जो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट मतलब क्या, सड़क के ऊपर जो सड़क पे जो लाइट लगे हुए होते हैं उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि इसकी लाइट को मतलब कि सही रूप से इसको मतलब फैलाया जा सके, है ना, लाइट को फैलाने में इसका यूज किया जा सकता है, मतलब किया जाता है स्ट्रीट लाइट के रूप में, स्ट्रीट लाइट के रूप में इसका योग्य। अब इसमें देखना है कि इमेज का फॉर्मेशन, मतलब कि उत्तल दर्पण में इमेज का बनना, इसमें मात्र दो ही जगह होता है बनने का। पहला तो एक ही जो वस्तु मेरा अनंत पे रहेगा उसका इमेज जाके फोकस पे बनेगा, और दूसरा मेरा कंडीशन होगा कि पी और अनंत के बीच जहाँ भी रहेगा तो उसका एफ और सी के बीच बन जाएगा। चलिए इसका देखते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण में इमेज का, इसको उपयोग को मिटा देते हैं। चलिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। चलिए तो पहला कंडीशन ये कि जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पर हो। पहले इसके हम इमेज बना लेते हैं, इसे अच्छा से बनाना है इमेज। तो ये मेरा P हो गया। जब ये अनंत पे कोई वस्तु रहेगा ना, यहाँ मेरा F हो गया, यहाँ मेरा C हो गया। तो देखिए इस पे पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो भी आएगा ना ये क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, C से जाएगा, और एक किरण कहाँ से निकलेगा, C से, है ना, ये मेरा C हो गया। तो अब देखिए यहाँ से जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लौटते ही मौसम प्रतीत होगा। और यहाँ पे देखिए कि जो मेरा यहाँ पे C हो गया ना, तो चलिए जो मेरा C से जाएगा और ये मेरा F से गया, ये मेरा किससे गया, F से जाते हुए प्रतीत हो रहा है, ये मेरा C से जाते हुए C से गया, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ तो एक मतलब डॉट लाइन से मिला रहे हैं, तो ये दोनों का कटान बिंदु यहाँ पे हो गया। इसका फोटो कहाँ बना, फोकस पे। तो यहाँ पे देखना है कि जब वस्तु, ये तो हो गया I, ये हो गया R, इसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है। जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पे हो तो इसका फोटो कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, प्रतिबिंब
प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा और ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बहुत बहुत छोटा। देखिए डॉट से जो मिलता है ना वो काल्पनिक ही होता है, तो काल्पनिक हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो लिखिए काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा। काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा। अब दूसरा कंडीशन देखिए कि जब वस्तु पोल और अनंत के बीच हो, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो। चलिए देखिए, अब पहले तो हम एक इमेज बना लेते, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बना लिए, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है। तो चलिए यहाँ पे हम मेरा वस्तु को रख देते हैं, जैसे ये भी मेरा वस्तु है, तो एक मेरा इसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मेरा क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। एक मेरा कहाँ जाएगा, सी से। चलिए सी से मेरा मिलते हुए प्रतीत होगा, क्योंकि ये जिधर से जाएगा इधर की ओर रिटर्न हो जाएगा। पता है कि जो भी मतलब किरण वक्रता केंद्र के से होकर गुजरती है वो पुनः उसी रास्ते में परावर्तित हो जाती है। इसी रास्ते में परावर्तित हो, एक दूसरे को कहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा है। यदि ए है तो ये ए डैश हो गया, बी डैश हो गया, है ना। तो हमेशा जो इसका इमेज बनेगा, ये पी हो गया, पी और एफ के ही बीच में बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, काल्पनिक सीधा बनेगा। तो लिखिए यहाँ पे, जब वस्तु अनंत तथा फोकस के बीच हो, प्रतिबिंब हमेशा पी तथा एफ के बीच बनेगा और क्या होगा, काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा। काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। इसीलिए आप लोग देखते होइएगा कि जो भी अवतल दर्पण है उसमें हमेशा आपका प्रतिबिंब आपसे छोटा ही बनता है। चाहे गाड़ी की साइड मिरर हो, उसमें आप देखिएगा कि हमेशा आपका जो प्रतिबिंब है उसमें छोटा, इतना छोटा सा दर्पण रहता है, उसमें आपका पूरा का पूरा फोटो बन जाता है, शरीर का नहीं, मतलब आपके सिर का पूरा फोटो बन जाता है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण का ये प्रतिबिंब का बनना। अब थोड़ा देख लीजिए कि ये आवर्धन क्या होता है, क्या देखना है, आवर्धन क्या होता है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब चलिए आवर्धन बताता है कि प्रतिबिंब का जो साइज है वस्तु की साइज से कितना गुना है, यही दिखाता है आवर्धन, जिसको मैग्नीफिकेशन भी कहा जाता है। तो लिखिए आवर्धन, क्या देना है हेडिंग, आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मतलब ये कि जो m बराबर फार्मूला होता है आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। मान के चलिए कि ये मेरा एक कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, और यहाँ पे एक वस्तु है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, और इसका इमेज यहाँ बना ए डैश बी डैश। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी बटे ए डैश बी डैश, यही हो गया। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे इसको मानते हैं एच, इसको मानते हैं एच डैश,
तो एच बटा एच डैश। यदि इसको वी और यू के टर्म में व्यक्त करें तो ये एच एम बराबर, एक और फार्मूला होता है कि एम बराबर एच बटा एच डैश बराबर माइनस वी बटा यू, मतलब कि भी क्या होता है कि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। अच्छा, माइनस इसीलिए यहाँ पे लगा क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ यदि P है, पोल है, यदि पोल के लिए हम मूल बिंदु मानते हैं, जैसे एक होता है ना इसमें ये वाला में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये मूल बिंदु होता है, इधर का डिस्टेंस क्या होता है माइनस में, नीचे वाला माइनस में होता है, ये प्लस में, ये प्लस में होता है। तो यही लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें जो वस्तु का दूरी होगा, यू का जो मान होगा, तो वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं, दर्पण के सामने रखते हैं, मतलब कि इस साइड रखते हैं, और इस साइड का जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, माइनस में होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या लगे है, माइनस वी बटे यू। तो ये हम आवर्तन को देख लिए। अब क्या करेंगे कल, अब जो अगले पार्ट में हम देखेंगे अपवर्तन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इसको मेरे साथ ही लिखते चलिए, आपका अच्छे से नोट्स बनता हुआ चले जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में हम देखेंगे क्या कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देखेंगे, किस प्रकार से इंद्रधनुष बनता है, क्या चीज़ें होता है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।